वेलकम बैक टू एसके स्टार्ट पॉइंट। आज से मैं आपको क्लास 12 इकोनॉमिक्स का लास्ट 3 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा जो सीबीएसई ने पूछा है। और मैं लास्ट 3 ईयर के स्कूल लेवल पे जो क्वेश्चन पेपर आया था पीरियोडिक मिड टर्म वो सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। 2021 और 22 में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन सेकंड जो हुआ था वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। और इन क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस भी करनी है जिससे कि जब आप फाइनल एग्ज़ाम दे तो कोई समस्या आपके साथ ना आ पाए। क्वेश्चन फर्स्ट जो 2 मार्क्स का है, 2 नंबर का है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि टिकाऊ उत्पाद तथा गैर टिकाऊ उत्पाद वस्तुओं में टिकाऊ उत्पाद तथा गैर टिकाऊ उत्पाद वस्तुओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी टिकाऊ उत्पाद वस्तु और गैर टिकाऊ उत्पाद वस्तुओं के बीच अंतर लिखना। तो आप क्या अंतर देंगे? आप टिकाऊ उत्पाद और गैर टिकाऊ उत्पाद वस्तुओं के बीच आप अंतर देंगे कि पहले टिकाऊ वस्तुओं का परिभाषा और गैर टिकाऊ वस्तुओं का परिभाषा देंगे। ठीक है, तो टिकाऊ वस्तुओं का परिभाषा आप देंगे कि टिकाऊ उत्पाद वे वस्तुएं होती है जो उत्पादकता द्वारा निर्माता द्वारा इन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ये वस्तुएं लंबे समय तक चलती है टिकाऊ उत्पाद वस्तुएं। और गैर टिकाऊ उत्पाद वस्तुएं जो होती है एकल उत्पाद होती है जिन्हें हम एक बार प्रयोग करते हैं। वे गैर टिकाऊ उत्पाद वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग उत्पादकता द्वारा तो किया जाता है लेकिन एक ही बार किया जाता है। गैर टिकाऊ उत्पाद वस्तुओं का उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादकता द्वारा एक ही बार किया जाता है, सिंगल यूज। ठीक है, और दूसरा लिखेंगे आप इसका डिफरेंस। इनका प्रयोग उत्पादक वस्तुओं का प्रयोग लंबे समय तक किया जाता है। टिकाऊ उत्पाद वस्तुएं एक तरह से पूंजीगत वस्तुएं होती है। गैर टिकाऊ उत्पाद वस्तुएं में क्या लिखेंगे आप? इनका प्रयोग एक बार ही किया जाता है इसलिए इसे एकल उत्पाद वस्तुएं कहते हैं। फिर तीसरा अंतर देंगे आप टिकाऊ उत्पाद वस्तुओं का कि दूसरे वस्तुओं के निर्माण में सहायता करता है। ये टिकाऊ उत्पाद वस्तुएं टिकाऊ उत्पाद वस्तुओं में तीसरा अंतर देंगे ये दूसरे वस्तुओं को निर्माण करने में सहायता करता है। और गैर टिकाऊ उत्पाद वस्तुओं में लिखेंगे कि कुम्हार द्वारा मिट्टी का गैर उत्पाद वस्तुओं में तीसरा जो डिफरेंस आप लिखेंगे कि दूसरे वस्तुओं के निर्माण में ये भी सहयोग करता है लेकिन ये एक ही बार दूसरे वस्तुओं के निर्माण में ये सहयोग नहीं करता है गैर टिकाऊ उत्पाद वस्तुएं, क्योंकि इसका सिंगल यूज करते हैं। और फिर इन दोनों का एग्जाम्पल दे देंगे। टिकाऊ उत्पाद वस्तुओं का एग्जाम्पल कह देंगे कि एक्सपोर्ट कंपनी द्वारा खरीदी गई सिलाई मशीन उत्पादन को बढ़ाने के लिए। एक्सपोर्ट कंपनी के अंदर जहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं वहाँ पे सिलाई मशीन खरीदा जाता है उत्पादन को बढ़ाने के, अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण करने में, सिलाई करने में। ठीक है, और गैर टिकाऊ उत्पाद वस्तुओं का उदाहरण देंगे जैसे कि कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने में प्रयोग किया गया मिट्टी गैर टिकाऊ उत्पाद वस्तु का उदाहरण है। एक बार आंसर देख लीजिए कैसे लिखेंगे आप। एग्जाम में आप इस प्रकार सारणी बनाकर लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर बिल्कुल ही नहीं काटता है अगर इस प्रकार आप लिखेंगे तो। पहले टिकाऊ उत्पाद वस्तुएं, गैर टिकाऊ उत्पाद वस्तुएं, फिर आधार लिखेंगे, फिर भाषा, इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है इन वस्तुओं को, ये वस्तु किस प्रकार सहयोग करता है, फिर इसका उदाहरण। 2 पूछा था, आप 3 भी दे सकते हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट मैं आशा कर दूंगा आपको समझ आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। ये प्री बोर्ड एग्जामिनेशन सेकंड 21-22 में पूछा गया था स्कूल लेवल पे। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको विश्वास हो सके कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है।
फाइनल ईयर में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका उदाहरण अथवा वाला देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का और में जो क्वेश्चन दिया है यह है, उदाहरण सहित मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद तथा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में भेद कीजिए। तो मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद जिन्हें हम मौद्रिक जीडीपी और मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि मौद्रिक जीडीपी, ठीक है, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद जिन्हें मौद्रिक जीडीपी कहते हैं तथा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जिन्हें वास्तविक जीडीपी कहते हैं। इन्हें और अन्य नाम से जानते हैं, जैसे कि मौद्रिक सकल देशीय उत्पाद, मौद्रिक जीडीपी को मौद्रिक सकल देशीय उत्पाद के नाम से जानते हैं, और चालू कीमतों पर जीडीपी के नाम से जानते हैं। मौद्रिक जीडीपी को फर्स्ट चालू कीमतों पर जीडीपी, सेकंड मौद्रिक जीडीपी, और थर्ड मौद्रिक सकल देशीय उत्पाद के नाम से, तीन नाम से जानते हैं। और उसी तरह वास्तविक जीडीपी को हम वास्तविक सकल देशीय उत्पाद फर्स्ट, और सेकंड वास्तविक जीडीपी, और थर्ड स्थिर कीमतों पर जीडीपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखना, क्योंकि पेपर में नाम बदल के दे देते हैं, तो कई बार स्टूडेंट को वो क्वेश्चन आता भी है, लेकिन अलग नाम की वजह से अलग वर्ड यानी सिनोनिम वर्ड दे दिया जाता है एग्जाम के अंदर, जिसके कारण कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन आते हुए भी सॉल्व नहीं कर पाता है। इसीलिए अलग अलग नाम भी याद रखना ज़रूरी होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, एसकेवी स्टडी पॉइंट चैनल पे जाएंगे और आप इकोनॉमिक्स क्लास 12 सर्च करेंगे तो मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बीच अंतर और इन दोनों के बीच डेफिनेशन जो है आपको एसकेवी स्टडी पॉइंट चैनल पे मिलेगा। वो वीडियो एसकेवी स्टडी पॉइंट चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, इसलिए टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। आप यूट्यूब चैनल एसकेवी स्टडी पॉइंट पर जाकर देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, जो निम्न आंकड़ों के आधार पर एक अर्थव्यवस्था में आय का साम्य स्तर ज्ञात कीजिए। आय का साम्य स्तर यानी कि संतुलन स्तर। तो निवेश व्यय कितना दे रखा, 1500 करोड़। बचत फलन कितना दे रखा, -500 प्लस 0.2y। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि संतुलन स्तर का 3-4 पॉइंट याद रखना जरूरी है। समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति हो जाता है जब भी संतुलन स्तर होता है। जब समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होता है जब भी संतुलन स्तर होता है। अगर हम समग्र मांग को देखें तो समग्र मांग जो होता है ना, C+I यानी कि उपभोग और निवेश के योग के बराबर होता है। और समग्र पूर्ति हो जाता, समग्र पूर्ति जो होता है ना, C+S के योग के बराबर होता है। C+S यानी कि उपभोग प्लस बचत के बराबर समग्र पूर्ति होता है। तो इसी प्रकार AD और AS को हमने जब ओपन किया, खोल दिया इसको, तो C+I = C+S, तो C से C कैंसिल हो गया। अब संतुलन स्तर I बराबर S आ गया। तो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, दूसरा संतुलन स्तर बन गया। ये और ये पॉइंट याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन करते समय, न्यूमेरिकल करते समय इन पॉइंट को याद रख कर ही हम सोल्व कर सकते हैं, जिससे न्यूमेरिकल गलत ना हो। और तीसरा संतुलन का स्तर जो बनता है ना, y बराबर C का मतलब है यानी कि जितना हमने कमाया वो सारा का सारा उपभोग कर गया। यानी कि आप